रीबर्थ ऑफ लव इन नॉवल वर्ल्ड। एपिसोड 2। सिस्टम की बात सुनकर एडी सोच में खो जाता है। फिर कुछ सोचकर वो सिस्टम की बात का बिना जवाब दिए अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही एक आदमी पेड़ के पीछे से झांककर एडी जाती हुई कार को देखने लगता है। उसे अंधेर पेड़ के पीछे से केवल उसकी डरावनी लाल आंखें ही दिखाई दे रही थी। फिर वो आदमी भी वहां से गायब हो जाता है। अब आगे वर्तमान समय। एडी का महल। एडी यही सब सोचते हुए वॉशरूम से बाहर निकलकर क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है और फिर कुछ ही देर में तैयार होकर उस कमरे में वापस आता है और मिरर के सामने जाकर अपने बालों को सेट करके हाथों में देखो पहनने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने हाथ की उंगली पर जाती है तो वो देखता है कि उसकी खानदानी अंगूठी उसके हाथ में नहीं है। ये देखकर वो सरप्राइज रह जाता है और सोचता है, निधान मेरी रिंग कहाँ जा रही है? मैं तो अपनी खानदानी रिंग में कभी अपने हाथों से उतारता ही नहीं हूं, तो फिर मेरी रिंग कहाँ गायब हो सकती है? तभी उसे याद आता है कि कैसे एक्सीडेंट स्पॉट पर उस लड़की को बचाने के बाद जब वो उससे कद पर लटका रहा था तो कैसे उस समय उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया था। शायद उसकी उंगली से उसकी अंगूठी निकल सकती थी, उसकी अंगूठी उसकी उंगली से निकल सकती थी, हाथ में रह गई होगी। इतना सोचकर निधान अपना फोन उठाकर अपने असिस्टेंट से उस रिंग को ढूंढने के लिए कहने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन में खुद ही उसके असिस्टेंट को कॉल करना पड़ता है। निधान कॉल पिक करता है तो सामने से उसका असिस्टेंट अक्षय एक सीरियस टोन में बोलता है, अक्षय बॉस, आपने जिस लड़की की जानकारी निकाली है उसे बोला था वो मैंने निकल ली है, पर बॉस एक अजीब बात हुई है। इस पर निधान अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछता है, क्या? तो अक्षय कहता है, अक्षय बॉस, जिस लड़की की जानकारी आपने निकालने को कहा था वह लड़की आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, वह भी आपकी खानदानी रिंग के जारी। बॉस मुझे तो लगता है वो आपको नुकसान पूछने का प्लान कर रही है। इस पर निधन तिरछा मुस्कुराता हुआ कहता है, निधान हमसे मेरे बारे में जो जानकारी एकत्र करनी है वह जानकारी हमें आसान से मिलनी चाहिए। इस बात पर अक्षय सरप्राइज होकर कहते हैं, पर बॉस। तभी निधन उसकी बात को बीच में काटकर भारी आवाज में हल्के गुस्से से कहा जाता है, निधान मैं तुम्हारा बॉस हूं या तुम मेरे? अक्षय डरते हुए, बॉस आप मेरे बॉस हैं। निधान अपने दांत पिसते हुए, तो जितना कहा है उतना करो। अंडरस्टूड। अक्षय कपते हुए, वाई यस बॉस, काम हो जाएगा। निधान सामान्य होते हुए, और हाँ जब मैं ऑफिस आऊं तो मुझे उस लड़की की सारी जानकारी अपनी डेस्क पर चाहिए। गॉट इट। इतना कहकर निधन बिना अक्षय का जवाब सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर खुद से हाय डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं, निधान जाने मन तुम सोच रही हो कि तुम मुझे दूध दे रही हो, लेकिन ये सच नहीं है। मैं तुम्हें अपने इतने करीब आने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा पाओगी, अपनी मर्जी से और किसी और की नहीं। इतना सोचकर निधन अपनी उसी डेविल स्माइल के साथ मैंशन से ऑफिस के लिए चला जाता है। मल्होत्रा मैंशन में राही का कमरा। राही अभी अपने कमरे में बैठी उस दुर्घटना स्थल पर मिली रिंग के मालिक के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके कानों में उसके फोन की रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। तो राही झट से अपना फोन उठाती है। फोन उसी जासूस का था जिसे राही ने उसे रिंग के मालिक को ढूंढने के लिए अपॉइंट किया था। राही फोन को उठाकर हेलो कहती है कि तभी उसके सामने से उस जासूस की उत्साहित टोन सुनाई देती है जो उसे कह रहा था, जासूस मैम, आपने जिस इंसान का हुलिया बताया था और जिसे ढूंढने के लिए कहा था वो इंसान मिल चुका है, और आप ये जानकर सरप्राइज होंगी कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अग्निहोत्री कॉरपोरेशन का मालिक निधान अग्निहोत्री हो सकता है। और जिस तरह का आपने हुलिया बताया है, मार्केट में इस बात के भी बहुत चर्चे हैं कि निधान एडी से गहराई से जुड़ा हुआ है, पर मुझे तो ये लगता है कि एडी भी कोई है और बल्कि निधान अग्निहोत्री की अंडरवर्ल्ड की ही दूसरी पहचान है। इतना एक सांस में बोलने के बाद वो इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है। राही अपने शांत स्वर में, लगता है मतलब क्या है, तुम्हारी जानकारी स्पष्ट नहीं है कि उस रिंग का असली मालिक कौन है। राही की बात सुनकर जासूस हदबदाते हुए कहता है, जासूस नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं, जानकारी एकदम क्लियर है। वो तो मुझे इतनी बड़ी खबर मिली तो इस बात पर विश्वास करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इस तरह मैं बस खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। इस पर राही हल्का चिढ़ते हुए कहती है, राही अपने आप को तुम बाद में विश्वास दिलाना, पहले मुझे वो जानकारी दे देना जो तुमने इकट्ठा किया है। तो बताओ जानकारी कहाँ और कब दोगे? जासूस मैम, जब और जहां आप कहें। तो राही झट से कहती है, राही ठीक है, तो फिर तुम मुझे आज शाम 5 बजे सनशाइन कैफे में मिलो, वहीं से सारी जानकारी इकट्ठा कर लूंगी। जासूस ठीक है मैम।
राही इतना सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर खुद से कहती है, राही बस अब बहुत जल्दी मुझे तुम्हारे में सब पता चल जाएगा मास्कमैन। फिर कुछ सरप्राइज होकर, पर पता नहीं मास्कमैन ना जाने क्यों तुम्हारी एक झलक देखकर ही और तुम्हारी बाहों में आकार ना जाने क्यों तुम मुझे जाने पहचाने से लगे और तुम्हारे मेरे लिए अनजान होने पर भी मुझे तुम्हारी बाहों में सुरक्षित महसूस हो रहा था जैसा कि मैं तुम्हें हमेशा से जानता था हूँ। पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मल्होत्रा मैंशन, शाम 5 बजे। राही जब सनशाइन कैफे जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी मां प्रगति जी उसे रोकते हुए कहती है, प्रगति जी थोड़ा नर्वस होते हुए, बेटा मुझे और तुम्हारे डैड को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी मां की बात सुनकर और उनके ऐसे नर्वस रिएक्शन देखकर राही की आंखें छोटी हो जाती हैं कि तभी उसे नॉवेल का वो प्लॉट याद आता है जिसमें मां डैड के साथ एक रात पहले राही के लिए गगन अग्निहोत्री की फैमिली से शादी के प्रपोजल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें प्रगति जी का कहना यह होता है कि प्रगति जी हर्षवर्धन जी से, सुनिए जी मुझे नहीं लगता कि अग्निहोत्री खानदान का वो लड़का गगन हमारी राही के लिए सही होगा, चूंकि मैंने सुना है कि उसकी पहले से ही एक प्रेमी है, तब भी वो हमारी राही से शादी करना चाहता है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी जो केवल अपने परिवार के व्यवसाय के फायदे के लिए किसी की भी भावनाओं का ख्याल ना रखें। फिर अपने हाथ झटका कर, मैं तो कहती हूँ आप इस शादी प्रपोजल के लिए सीधे सीधे मना कर दीजिए माँ, मैं अपनी बच्ची का भविष्य बर्बाद होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसके लिए हर्षवर्धन जी कहते हैं थोड़ा निराश होते हुए, प्रगति आप समझ नहीं रही है, अग्निहोत्री परिवार बहुत बड़ा परिवार है, माना कि अभी उनके बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो रहा है पर फिर भी वो परिवार अभी भी काफी पावरफुल है। ऐसे में हम उनके विवाह के प्रपोजल को सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे में हमारी राह पर भी खतरा मंडरा सकता है। आप यकीन मानिए कि अग्निहोत्री परिवार में काफी खुश रहेगी। और रही बात उस गगन के प्रेमी की और बिजनेस के फायदे की, तो ये बात आप भी जानती है कि हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे में हम उससे कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे, फिर चाहे हमें अग्निहोत्री परिवार से भी बड़ी फैमिली के खिलाफ भी क्यों न जाना पड़े। और आजकल के बच्चों का प्रेमी होना आम बात है, और वैसे भी गगन ने कहा है कि शादी होने के बाद वो उस लड़की से सारे रिश्ते खत्म कर लेगी। प्रगति थोड़ा गुस्से में अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए, अच्छा चलो मान लिया कि राही उस अग्निहोत्री परिवार में बहुत खुश रहेगी, लेकिन अगर गगन ने अपने प्रेमी से शादी के बाद भी सारे रिश्ते खत्म नहीं किए तो, और मेरी प्यारी सी फूल सी बच्ची को उसके पीछे धोखा देता रहा तो? फिर हर्षवर्धन जी को उंगली दिखाते हुए, मैं उस गगन से अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए और अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए, और अगर आपने मेरी बेटी की शादी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और अगर एक बार मैं अपने मायके चली गई ना तो फिर आपकी मेरे मायके में एक भी नहीं चलेगी। प्रगति जी की बात सुनकर हर्षवर्धन जी हार मानकर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, अच्छा बाबा ठीक है, हम राही से ही पूछ लेंगे कि वो गगन अग्निहोत्री से शादी करना चाहती है या नहीं। अगर उसने इस शादी से मना किया तो मैं उससे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है, और इस मामले को यहीं क्लोज कर दूंगा। प्रगति जी हल्का शांत होते हुए, ठीक है, हम राही से कल इस बारे में बात करेंगे, इतनी रात को उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। इस बात पर हर्षवर्धन जी केवल अपना सर हिला देते हैं और फिर दोनों जन सोने चले जाते हैं। और अगली सुबह प्रगति जी को कमरे से बाहर नहीं दिखी तो उन्होंने सोचा कि अभी राही को वो थोड़ी देर आराम करने दे, और जब राही बाहर आएगी तो वो उससे इस बारे में बात कर लेगी। इसलिए जब शाम को राही उन्हें कहीं बाहर जाते हुए दिखी तो उन्होंने राही को इस बारे में पूछने के लिए रोक लिया। राही अभी ये सब सोच ही रही है कि तभी उसकी नज़र घड़ी की तरफ जाती है, और उसमें समय देखकर राही जल्दी जल्दी प्रगति जी की बात का जवाब देते हुए कहती है, राही खदबदाते हुए, माँ मुझे पता है कि आप अग्निहोत्री परिवार से मेरे लिए आए हुए गगन अग्निहोत्री के रिश्तों के बारे में बात करना चाहती हैं, पर इस पहले की प्रगति जी रही है कि बात सुनकर सरप्राइज होती है कि रही है अपनी बात पूरी करते हुए कहती हैं, वो असल में मैंने कल किचन में पानी लेते जाते समय आपकी और डैड की बात सुन ली थी, इसलिए मेरी इस रिश्ते के लिए साफ ना है। और फिर दोबारा घड़ी की तरफ देखते हुए जल्दी से कहती है, अच्छा माँ अब मुझे जाना होगा, असल में मुझे एक महत्वपूर्ण काम है, इसलिए मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। इतना कहकर अपनी सैंडल हाथ में लेकर रही प्रगति जी के गालों पर एक क्विक किस करते हुए कहती है, अच्छा बाय माँ, अब मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर रही एक बार फिर घड़ी में टाइम देखती है और दोबारा हुए मेंशन से बाहर चली जाती है।
राही की शादी के लिए ना सुनकर प्रगति जी खुश हो जाती है और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसकी क्विक किस से वो सरप्राइज हो जाती है और उसे भागते देखकर प्रगति जी चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेटा संभाल कर गिर मत जाना। और फिर अपना सर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं इस लड़की को जाने की इतनी जल्दी रहती है, जरूर आज फिर किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में गई होगी, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। यही सब कहते हुए प्रगति जी अपने काम में लग जाती है। मल्होत्रा कॉरपोरेशन। निधान के ऑफिस में निधान किसी फाइल को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके सामने ही उसका असिस्टेंट अक्षय खड़ा था कि तभी एक धड़ाम की आवाज के साथ निधान के ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक लड़का चिल्लाते हुए अंदर आता है, देख यार मैं वापस आ गया। इतना कहते कहते ही उस लड़के की आवाज धीमी हो जाती है और वो लड़का अपने सामने बैठे निधान को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज आवाज में बोलने पर भी और इतनी तेज आवाज में दरवाजे खोलने पर भी निधान ने एक बार अपना सर उठाकर सामने देखा भी नहीं और न ही उसके चेहरे का हाव भाव बदला, जो उस लड़के के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, चूंकि निधान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी इजाजत के बिना उसके ऑफिस या कमरे में प्रवेश करे। हर बार समझने पर भी मुकुल कभी मानता ही नहीं था। ये है मुकुल सिंघानिया के और सन्स का इकलौता वारिस। लंबा कद, गेहुआ रंग, कत्थाई आंखें, हल्के लाल होंठ, रेशमी बाल जो कि कान से थोड़ा नीचे तक आते हैं, दिखने में काफी हैंडसम पर मजेदार पर्सनैलिटी वाला। मुकुल निधान के बचपन का दोस्त है और वो बिजनेस ट्रिप पर से अभी ही वापस आया है। मुकुल हर बार अपने बेंगे मजाक से निधान को हंसाने की कोशिश करता है, पर हर बार उसे निधान का कोल्ड रिएक्शन ही देखने को मिलता है। अक्षय जब मुकुल को वहां देखता है तो उसे चुप रहने का इशारा करता है, तो मुकुल अक्षय के पास जाकर उसके कंधे को अपने कंधे से तकरार कहता है। मुकुल मजाकिया अंदाज में, और बाबुल कैसे हो, सब मजा माँ की नाए। उसके इस तरह से बात करने पर अक्षय चिढ़ते हुए कहते हैं, अक्षय मैं तो भूल भुलैया में ही हूं, पर सर अगर आप इस तरह की हरकतें करते रहे तो आपको भूल भुलैया जरूर उड़ सकती है। मुकुल बात बदलते हुए, अरे ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे परम पूज्य बॉस ऐसा भी क्या कर रहे हैं जो मेरी इस धमाकेदार एंट्री पर भी इतने खोए हुए हैं कि इन्हें ये पता ही नहीं चला कि इनसे मिलने इनका थोड़ी नौटंकी करते हुए ये बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ा जिगरी यार आया है। उसकी इतनी ओवर एक्टिंग देखकर अक्षय उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, अक्षय बॉस ने किसी लड़की की जानकारी मंगवाई है। मुकुल सरप्राइज होते हुए आया, अपुन को तो लगा था अपना ये बिदु सिंगल ही मारेगा, पर आज अपुन को यकीन हो गया है कि भगवान ऐसे में होंगे। फिर अपने हाथ मलकर नॉर्मल लैंग्वेज में, जरा में भी तो देखो कि बर्फ की सिली को पिघलाने वाली ये हूर की परी है कौन। इतना कहकर मुकुल धीरे से जाकर निधान के बगल में खड़ा हो जाता है और निधान की फाइल में देखने लगता है। मुकुल देखता है कि उस फाइल में एक लड़की की फोटो है जिसने सफेद रंग की फ्रॉक पहनी है जो उसकी थाई तक आ रही है और उसने बालों को कल करके छोड़ा हुआ है। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के लिए वो लड़की कैमरे की तरफ से देख रही है। उसकी नीली आंखें ऐसी लग रही है मानो कोई गहरा समुंदर हो और उसकी मुस्कान ऐसी जैसे बसंत ऋतु में पड़ते फूल। निधान उसकी फोटो को बड़े गौर से देख रहा है था। फिर मुकुल उस फोटो के नीचे देखता है जहां बड़े अक्षरों में लिखा था, राही मल्होत्रा। मुकुल उसे खोया हुआ देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहता है, मुकुल सुंदर है ना। निधान खोए हुए हमम। मुकुल और नाम भी बहुत प्यारा है ना। निधान हमम। मुकुल खुश होकर थोड़ी तेज आवाज में, तो फिर मैं अपनी भाभी फाइनल समझूं। उसके इस तरह चिल्लाने से निधान वापस अपने होश में होकर उस फाइल को झटके से बंद करके मुकुल को घूरते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, निधान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए था। मुकुल अपने उस अंदाज में, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तूने अपने लिए एक सुशील सर्वगुण संपन्न पत्नी का चयन कर लिया है। उसकी इस बेतुकी बात पर निधान अपना सर हिलाता है मानो कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर निधान अक्षय की तरफ देखते हुए कहते हैं, निधान मेरा आज का शेड्यूल क्या है। इस पहले अक्षय निधन की बात का जवाब देता है, उससे पहले ही मुकुल अक्षय से कहता है, मुकुल आज सारी निधन की सारी मीटिंग स्थगित कर दो। उसकी इस बात पर निधन और अक्षय दोनों ही उसे कंफ्यूज करके देखने लगते हैं, तो मुकुल अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, मुकुल वो असल में आज मिस्टर अभिषेक मेहरा की 25वीं शादी की सालगिरह है, तो उन्हें आज शाम की पार्टी में हमने इनवाइट किया है और वैसे भी वो हमारी कंपनी के काफी बड़े और वफादार इन्वेस्टर हैं, इसलिए हमें उनकी पार्टी में जरूर जाना चाहिए।
मुकुल की बात सुनकर निधन धीरे से इस नाम को खुद में बुदबुदाकर कुछ सोचने लगता है, फिर मुकुल को रिप्लाई करते हुए कहते हैं, निधान हम ठीक है, हम चल रहे हैं। इतना कहकर निधन बिना एक सेकंड गवाए अपनी कुर्सी से उठकर अक्षय के साथ अपने केबिन से बाहर चला जाता है। उसकी बात सुनकर पहले तो मुकुल काफी खुश हुए होता है, फिर जैसे ही उसे समझ में आता है कि निधान बिना ना नुकुर किए मान गया है तो वो वहीं से चिल्लाते हुए कहता है, मुकुल थैंक यू भाई, तू सच में बेस्ट है ममा। सनशाइन कैफे। राही अपनी आंखों पर काले रंग के चश्मे और चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक मैगजीन को पढ़ने की एक्टिंग करते हुए अपनी नज़र उस कैफे के चारों तरफ से डोड़ा रही थी कि तभी एक आदमी आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उसकी तरफ से एक फाइल सरकाते हुए कहता है, ये रही वो जानकारी जो आपने जांच करने को कही थी। राही जैसी ही उस फाइल को देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो झट से अपने हाथ में ली हुई मैगजीन को साइड में रखकर उस फाइल को उठाती है। राही जैसी ही उस फाइल को खोलती है तो उसमें निधान अग्निहोत्री की सारी जानकारी होती है, साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा होता है कि निधान अग्निहोत्री ही ऐड है, पर इस बात पर ध्यान नहीं देती चूंकि उसका ध्यान तो ये जानने में था कि उसे उस कार एक्सीडेंट में बचाने वाला इंसान कौन था। फिर जब राही उस फाइल में बने रिंग के लोगों को देखती है तो वो कन्फर्म हो जाती है कि जिसकी उसे तलाश थी वो निधान ही है। फिर राही उस जासूस को देखते हुए कहती है, राही बाकी सब तो ठीक है पर इसमें निधान की कोई पिक्चर नहीं है। जासूस थोड़ा परेशान होकर, मम निधान अग्निहोत्री बहुत संदिग्ध व्यक्ति है, उसे मीडिया के सामने आना ज्यादा पसंद नहीं है और उसकी सुरक्षा भी काफी कड़ी है, ऐसे में मुझे उसकी जानकारी मिली, इस बात के लिए ही मैं खुद को काफी लकी मानता हूं। अगर मैं उसकी जांच करता हुआ पकड़ा जाता तो वो मेरी खाल खींच लेता और मेरी डेड बॉडी भी किसी को नसीब नहीं होती। इतना कहते हैं उस जासूस की आंखों में डर दिखाई देने लगता है और उसके माथे से पसीना बहने लगता है, जिससे वो अपने हाथों से पूछते हुए निधान के विज्ञापन वाली पहचान के बारे में सोचने लगता है। उसकी बात सुनकर रही उसके डर पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बेफिक्रा अंदाज में कहती है, राही खैर छोड़ो, आपने इतनी जानकारी इकट्ठी की है कि वही बड़ी बात है, आगे का मैं देख लूंगी। और फिर अपने मोबाइल फोन को देखते हुए, और हाँ आपका अमाउंट मैंने आपके अकाउंट पर भेज दिया है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रही उस फाइल को उठाकर वहां से जाने लगती है कि तभी वो जासूस राही को रोकते हुए कहता है, माँ थोड़ी फी। उसकी बात को समझकर रही तुरंत कहती है, राही चिंता मत करो, मैंने आपको डबल अमाउंट ही दिया है। फिर कुछ सोचकर, और हाँ ये जानकारी कहीं लीक नहीं होनी चाहिए चूंकि मैं तो कुछ बाद में करूंगी, पहले तो ये जिसकी जानकारी है वही तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात पर वो डिटेक्टिव हल्का कपते हुए कहते हैं, हाँ हाँ माँ मैं समझ गया। इतना सुनकर रही बस मैं जवाब देकर वहां से निकल जाती हूँ। राही के जाने के बाद एक आदमी जो कि उनकी टेबल से कुछ दूर पर बैठा था, वो किसी को कॉल करके कहता है, बॉस काम हो गया। इतना कहकर वो आदमी भी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक इंसान जिसने पूरे मेहरून कपड़े पहने थे और एक काला ओवरकोट और अपने चेहरे को टोपी से छिपाया था, उसके इस गेटअप की वजह से उसकी असली उम्र का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। वो अपनी कॉफी के सिप लेते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ खुद में ही बुदबुदाता है, दिलचस्प कहानी काफी जल्दी बदल रही है। इतना कहकर वो इंसान एक पल में ही गायब हो जाता है। मल्होत्रा मैंशन। राही जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके डैड सोफे पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। राही को आता देख वो राही को अपने पास बुलाकर सोफे पर बैठने का इशारा करते हैं, तो राही वहां जाकर बैठ जाती है और अपने डैड से कहती है, राही बोलिए डैड। हर्षवर्धन जी राही को बैठा देख उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहते हैं, हर्षवर्धन जी प्यार से, बेटा आपने अग्निहोत्री परिवार की शादी कर दी, प्रपोजल को ठुकराया, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है चूंकि हम जानते हैं कि हमारी राजकुमारी बहुत समझदार है और वो जो भी फैसला लेगी वो सोच समझने लगी। इस पर राही हल्का मुस्कुराता हुआ कहती है, थैंक यू डैडी मुझे समझने के लिए। इतना कहकर वो हर्षवर्धन जी के गले लग जाती है। तो हर्षवर्धन जी थोड़े मजाकिया अंदाज में कहते हैं, बस बस अब सारा प्यार आप आज ही लुटा देगी क्या? राही बेबी टोन में, डैडी। हर्षवर्धन अच्छा ये सब छोड़िए, हमने आपको इसीलिए बुलाया है चूंकि आज आप हमारे साथ एक पार्टी में चल रही है। इससे पहले कि राही मना करती कि तभी उसके कानों में सिस्टम की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, सिस्टम राही आपको उस पार्टी में जरूर जाना चाहिए क्योंकि नॉवेल का अगला प्लॉट वहीं से शुरू होगा। सिस्टम की बात सुनकर राही हर्षवर्धन जी की तरफ देखते हुए कहती है। राही सोफे से उठे हुए, ठीक है डैडी हम चलेंगे, आप रुकिए हम अभी जाते हैं और फट से तैयार होकर आते हैं।
इतना कहकर राही अपने कमरे में भाग जाते हैं। उसकी ऐसी बच्चों वाली हरकतों पर हर्षवर्धन जी अपने सर को हिला देते हैं। कमरे में कुछ याद करके रुक जाती है और सिस्टम से खड़े होकर पूछती है, राही 1 मिनट मिस्टर एस, आप तो तभी बात करते हैं जब आसपास का टाइम स्टॉप हो जाता है। तो उसकी बात समझकर सिस्टम रखती है कि बात पूरी होने से पहले ही कहती है, सिस्टम, उपन्यास की कहानी आगे बढ़ने से मेरा वर्जन अपडेट हो गया है और अगर कहानी ऐसी ही आगे बढ़ती रहे तो मेरा सिस्टम भी अपडेट होता रहेगा। रात 9 बजे अग्निहोत्री विला। निधान को ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद था, इसलिए वो ज्यादातर अपने विला में ही रहता था और मेंशन काम ही जाता था। हालांकि निधान जब से अपनी असली दुनिया से यहाँ आया था तब से वो वैसे भी बहुत बार मेंशन जा चुका था, पर चूंकि आज उसे पार्टी में जाना था तो वो अपने विला ही आ गया था। निधान ने पार्टी में जाने के लिए आज एक ब्लैक कलर का चारकोल बिजनेस सूट पहना था जिसमें उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी और भी निखर रही थी। बालों को जेल से सेट किया, हाथों में रिस्ट वॉच पहनने, पैरों में काले जूते पहनने, अपने डार्क ऑरा के साथ निधान काफी हैंडसम लग रहा था। निधान तैयार होकर अपने विला से बाहर निकालकर अपनी शानदार काली कार के पास पहुंचता है तो उसका असिस्टेंट अक्षय उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है और फिर वो लोग पार्टी की डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में राही ने काले रंग की ऑफ शोल्डर फुल लेंथ ड्रेस पहनी थी जिसमें साइड से एक कट लगा था जिसकी गोरी टांगे साफ साफ दिख रही थी। उसने अपने बालों को सीधा करके खुला छोड़ा हुआ था जिस वजह से उसके कमरे तक घने बाल उसकी गोरी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसने अपने बालों में आगे से कुछ हीरे की हेयर क्लिप्स भी लगाई थी जो रात की लाइट्स में चमक कर रही थी। राही ने चेहरे पर न्यूड मेकअप किया था और होठों पर पिंक लिपस्टिक लगाई थी। इस लुक में वो काफी स्टनिंग लग रही थी। उसने अपनी गर्दन और कानों में सफेद रंग का डायमंड का सेट पहना था। उसने अपने एक हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट और एक हाथ में घड़ी पहनी थी और हाथों में ब्लैक कलर का पर्स लिया था और पैरों में ब्लैक कलर की हील्स पहनी थी जो कि केवल उतनी ही ऊंची थी जिसके चलने में कोई समस्या न हो। कुल मिलाकर रही आज काफी खूबसूरत लग रही थी। राही तैयार होकर नीचे जाती है और अपने डैड को आवाज लगाती है तो हर्षवर्धन जी पलट कर देखते हैं और राही को देखकर वो प्यार से कहते हैं, हर्षवर्धन जी, आज तो मेरी बेटी आसमान से उतरी हुई लग रही है। इस पर राही झूठी नाराजगी जताती है। राही, मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं रोज इतनी खूबसूरत नहीं लगती हूँ? तो हर्षवर्धन जी हंसकर कहते हैं, हर्षवर्धन जी, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आज मेरी राजकुमारी रोज के मुकाबले कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है। राही खुश होते हुए, सच्ची? हर्षवर्धन जी, बहुत। और फिर वो लोग पार्टी की डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद पार्टी हॉल में निधान मिस्टर अभिषेक मेहरा की 25वीं शादी की सालगिरह की पार्टी में काफी चुका था। उसके पार्टी हॉल में एंट्री होती ही सबकी नजर उसके हैंडसम चेहरे पर टिक गई थी। लड़की तो लड़की, लड़के भी निधान को ही देख रहे थे। आखिर देखे भी तो क्यों ना, चूंकि निधान तो खुद में ही एक शक्तिशाली व्यक्तित्व था। निधान पार्टी में आते ही मिस्टर मेहरा खुद आकर निधान से मुस्कुराए हुए हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, स्वागत है मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बुलाने पर मेरी इस छोटी सी पार्टी में आएंगे, पर आप इस बात की मुझे बेहद खुशी है। निधान मेहरा की बात का जवाब देते हुए आपने उसमें ठंडा रवैया कहा है। मिस्टर मेहरा, आखिर मुझे इस पार्टी में आना ही था, आखिर आपने जो बुलाया था। फिर अपने मन में, आखिर मुझे अपने किसी खास से जो मिलना है। मिस्टर मेहरा को निधान की बात कुछ अजीब तो लगती है पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर मिस्टर मेहरा निधान को अपने परिवार से मिलवाने ले जाते हैं और फिर निधान अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने में बिजी हो जाता है। निधान अभी अपने बिजनेस पार्टनर से बातें करके ही रहता है कि तभी उसकी नज़र से एंट्री होती है और चांद जैसी खूबसूरत लड़की पर टिक जाती है और उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है, मार्वलस। जी हाँ, ये कोई और नहीं बाल्की रही थी जो कि अभी अभी पार्टी हॉल में अपने डैड के साथ एंटर हुई थी। निधान ही नहीं बल्कि वहां खड़े हर एक इंसान की नज़र राही पर टिक गई थी, क्योंकि राही थी ही इतनी खूबसूरती। राही को देखकर निधान मन ही मन खुद से ही कहता है, निधान, आखिर इतने सालों बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मेरी चांद। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम जिंदा हो और सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो। फिर आंखों में जुनून भर के बोला, उस बार तो मैंने तुम्हें नहीं बचाया था, पर इस बार मैं तुमसे और खुद से वादा करता हूं चांद की, इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा चांद, कहीं नहीं। फिर चाहे तुम ही मुझसे दूर क्यों न जाना चाहो, तुम उस दुनिया में भी मेरी थी और इस दुनिया में भी मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इतना कहते कहते निधान के होठों पर एक डरावनी तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है।
इतना कहकर निधान जब सामने देखता है तो वहां से गायब थी। ये देख वो अपने नजरें पार्टी हॉल में चारों तरफ करता है तो उसे राही उसके डैड के साथ खादी मिस्टर मेहरा से हाथ मिलाती नजर आती है। उसे मिस्टर मेहरा से हाथ मिलाते देख निधान की नजर गहरी हो जाती है और वो मिस्टर मेहरा के उस हाथ को घूरने लगता है जिससे वो राही से हाथ मिला रहे थे। निधान मिस्टर मेहरा के उस हाथ को घूर ही रहा है कि तभी मुकुल उसके पास आता है। मुकुल जब निधान की नजरों का पीछा करता है तो वो देखता है कि निधान मिस्टर मेहरा को घूर रहा है। इसके बाद मुकुल एक नज़र मिस्टर मेहरा को देखता है और फिर वापस निधान को देखते हुए अपने उस मजेदार अंदाज में कहते हैं। मुकुल थोड़ा सीरियस होकर निधान मिस्टर मेहरा को घूरते हुए हम। मुकुल क्या मिस्टर मेहरा ने तुमसे कोई बदतमीजी की? निधान नहीं। मुकुल फिर एक शरारती मुस्कान करते हुए तो क्या तुम मिस्टर मेहरा को पसंद करते हो? उसकी इस बात पर निधान उसे बुरी तरह से घूरने लगता है तो मुकुल अपनी बात को संभालते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखकर हल्ला कर कहता है। मुकुल मेरा मतलब है कि तुम मिस्टर मेहरा को ऐसे देख रहे थे तो मुझे लगा कि कहीं तुम। निधान उसकी बात बीच में खुद पूरी करके अपनी ठंडी आवाज में मुकुल को घूरते हुए बोला कि कहीं मैं गे तो नहीं हूं, राइट? मुकुल अपने दोनों हाथ हिलाते हुए हदबदा कर बोला ना नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। निधान मुकुल की तरफ से अपने कदम बढ़ाते हुए अपने उसी ठंडी आभा के साथ अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जरा मैं भी तो जानूं। निधान को अपनी तरफ से इस तरह बढ़ता देख मुकुल की सांस उसके गले में ही अटक जाती है और उसके कदम दर से अपने पीछे हटने लगते हैं। इससे पहले कि मुकुल कोई सफाई देता है कि तभी एक होस्ट पार्टी हॉल के बीचों बीच बने स्टेज पर खड़े होकर सबको संबोधित करते हुए कहते हैं। होस्ट पूरे जोश के साथ देवियों और सज्जनों, आप सभी का इस पार्टी में हार्दिक स्वागत है। आज मिस्टर और मिस मेहरा की शादी की सालगिरह के इस खास मौके पर पार्टी इतनी फीकी हो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। तो आज की इस शानदार पार्टी को और खास बनाने के लिए एक कपल डांस तो बनता है। लेकिन इस डांस में एक ट्विस्ट है। आप सभी कपल डांस तो करेंगे लेकिन एक अनजान व्यक्ति के साथ। होस्ट की ये बात सुनकर सभी लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं और होस्ट के आगे बोलने का इंतजार करने लगते हैं। होस्ट, आप सभी को एक एक आई मास्क दिया जाएगा और फिर जिस किसी के भी आई मास्क सेम होंगे उनके साथ में कपल डांस करना होगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है क्योंकि अंत में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इतना कहकर होस्ट कुछ देर का पॉज लेता है और फिर कहना शुरू करता है। ट्विस्ट ये है कि कुछ बीट्स के बाद ही जिस कपल का भी डांस परफेक्ट होगा उसके ऊपर स्पॉटलाइट गिरेगी तो उसमें लास्ट में जो भी रैंडम सॉन्ग प्ले होगा उसके बाद अपना आई मास्क हटाकर सबके सामने अपना फेस रिवील करके डांस करना होगा। फिर एक शरारती अंदाज में हो सकता है कि फ्यूचर में आप सच में कपल कहलाएं। होस्ट की इस बात पर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं चूंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पर अपना बिजनेस बिल्डअप करने ही आए थे। होस्ट, तो कृपया आप सभी अपना अपना आई मास्क कलेक्ट कर लीजिए। इतना कहकर होस्ट स्टेज से उतर जाते हैं। होस्ट के जाने के कुछ ही समय बाद दो सेवेंट सबके लिए आई मास्क लाते हैं। वहीं होस्ट के आने की वजह से मुकुल निधान से बच गया था, इसलिए वो मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने की कसम खा रहा था कि आज के बाद वो कभी भी इस टॉपिक के बारे में निधान से बात नहीं करेगा। वहीं निधान जब होस्ट की घोषणा सुनता है तो वो तरफ देखता है जो होस्ट की घोषणा सुनकर बहुत खुश हो रही थी और खुशी खुशी अपना आई मास्क कलेक्ट कर रही थी। ये देखकर निधान की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो राही को घूरते हुए मन में ही कहता है। निधान, छोटा चांद, तुम इस बात को सुनकर मुझे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी मत सोचना चांद कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें किसी और के साथ डांस करने दूंगा। निधान ने राही की मुस्कान देखकर कुछ और ही मतलब निकाल लिया था, जबकि वो तो इस बात से खुश हो रही थी कि कपल डांस करते समय उसमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं होगी और वो अपना परफेक्ट मैच ढूंढ पाएगी। इतना कहकर निधान एक बार और राही को और फिर उसके आई मास्क को देखता है जो सिल्वर कलर का था, जिसके ऊपर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बनी थी जो रात में बहुत शाइन कर रही थी, जिसकी आई मास्क की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। ये देखकर निधान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और फिर निधान भी वैसा ही आई मास्क कलेक्ट करके लेता है। चूंकि ज्यादा लोगों ने अभी तक आई मास्क नहीं लिया था, इसलिए निधान को राही जैसा आई मास्क कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर सभी कपल जिसका आई मास्क मैच हो रहा था वो लोग स्टेज पर चले गए। राही भी अपना पार्टनर ढूंढ रही थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर स्टेज की ओर बढ़ जाता है। पहले तो राही किसी के इस तरह हाथ पकड़ने से घबरा जाती है, पर जब वो उस इंसान के चेहरे पर भी बटरफ्लाई मास्क देखती है तो वो समझ जाती है कि यही उसका डांस पार्टनर है।
फिर भी उसको निधान का इस तरह खींचना थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसके साथ स्टेज पर चली जाती है। सब कपल्स की डांस स्टेज पर पोजीशन लेते ही बीट्स बजती है। बीट्स के बजते ही निधान राही का एक हाथ अपने कंधे पर रखता है और दूसरा हाथ अपने हाथ में कैप्चर करके उसकी कमर पर हाथ रखकर बीट्स के हिसाब से मूव्स करने लगता है। राही को भी डांस आता है, इसलिए उसके डांस से मूव्स मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों का डांस एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से तालमेल बिठाया जा रहा था कि उन्हें देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। राही जैसे ही निधान के साथ डांस मूव्स करना शुरू करती है तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है, एक्टिवेट। उसके इतना कहते ही कुछ सेकंड के लिए मानो टाइम पॉज हो जाता है और उसके और निधान के आसपास कुछ व्यवस्थित नंबर घूमते हैं और फिर वो नंबर उन दोनों के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर राही को अपने सामने लिखा दिखा देती है, मैच फाउंड परफेक्टली 100। हल्की राही की पावर एक्टिवेट होते समय उसकी आंखों के दांव से कोई रोशनी नहीं निकली थी, पर कुछ देर के लिए निदान को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास का टाइम स्टॉप हो गया हो, पर चूंकि बहुत जल्दी ही टाइम वापस से नॉर्मल भी हो गया था, इसलिए निदान को लगा जैसे वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा हो, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही राही ने जब अपने डांस पार्टनर के साथ अपना परफेक्ट मैच देखा तो पहले तो वो काफी शॉक हुई, पर फिर जब उसने निदान को गौर से देखा तो वो देखकर बाल रह गई कि इस इंसान की आंखें बिल्कुल उसी इंसान की तरह है जिसने उसकी उस कार दुर्घटना में जान बचाई थी। ये सब देखकर राही को समझने में देर नहीं लगी कि उसका पहला मिशन, अपने रक्षक को ढूंढने का और सही साथी खोजने का मिशन, पूरा हो चुका है। निधान ने राही को जब उसे एकटक देखा तो पहले तो उसे लगा कि क्या राही ने उसे पहचान लिया है, पर फिर उसकी आंखों में देखकर निधान समझ गया कि उसने उसे नहीं पहचाना है, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रही है। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई, पर तभी अचानक से धड़कने लगती हैं, रुक गई और जो जिस डांस मूव में था वो वैसी ही पोजीशन में रुक गया कि तभी एक कपल पर लाइट गिरती है और गाना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये कपल कोई और नहीं बल्कि हमारे साथ रहता है और निधान था। लाइट उन दोनों के ऊपर पड़ते ही वो दोनों अपना अपना बटरफ्लाई आई मास्क हटाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की खूबसूरत और आकर्षक पर्सनैलिटी में ही खो जाते हैं, पर जैसे ही वो अपने होश में आते हैं तो गाना स्टार्ट होता है। गाना स्टार्ट होता ही रहता है और निधान फिर से एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, पर इसके डांस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनका डांस और रियलिस्टिक हो जाता है। गीत, धुन, जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आकर मिलना यहीं, एक जान है भले दो बदन हो जुदा। गीत के अंत में ही सब लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। राही और निधान जो कि एक दूसरे में गीत के अंत होने के बाद भी खोए हुए उसी पोजीशन में खड़े हुए थे, जब वो लोग ताली बजाते हैं तो जल्दी से ठीक से खड़े होते हैं। वही वो लोग अपना अपना डांस पूरा करके स्टेज से नीचे आ जाते हैं। हल्की निधान तो राही से बात करना चाहता था, पर फिर उससे आसपास की सिचुएशन देखकर बिना बात किए ही स्टेज से नीचे आना पड़ता है। जैसे ही निधान नीचे आता है तो मुकुल उसके पास आकर उसके कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहता है, मुकुल क्या बात है मेरे यार, मुझे तो लगता ही नहीं था कि तुझ जैसे खड़ूस बंदे को भी इतना अच्छा और रोमांटिक डांस आता होगा। पर मुकुल अपनी धुन में बोले ही जा रहा है, पर फिर निदान को खुद की तरफ से जानलेवा नजरों से घूरता हुआ मुकुल की आधी बात उसके गले में ही अटक कर रह जाती है और वो तेज तेज खांसने लगता है। पार्टी हॉल के एक प्राइवेट रूम में एक आदमी जिसने सफेद रंग का बिजनेस सूट पहना था और अपने पूरे चेहरे को एक लाल रंग के जोकर मास्क से ढका हुआ था, वो अपने हाथों में रेड वाइन का गिलास लेकर अपने सामने बनी कांच की दीवार से नीचे खड़े निदान को देखते हुए उस गिलास की दीवार पर हाथ फेरते हुए और रेड वाइन का सिप लेते हुए कहते हैं, मिस्टर हृदयम राठौर। फिर अपने माथे पर हाथ मारकर, अरे रे नहीं नहीं हृदयम राठौर नहीं, मिस्टर निधन अग्निहोत्री, हम मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत है तो बड़ी पावरफुल। नया मतलब उस दुनिया में भी तुम एक सफल व्यवसाय और इस दुनिया में भी तुम उतने ही सफल हो या शायद उससे भी ज्यादा। मतलब साला मैंने तुझे इतनी मेहनत से इधर मारा कि तू इस दुनिया में ना आ सके, पर तू तो चिकना घड़ा निकला रे साला, उधर मारा तो इधर मेरा पीछा करने के लिए फिर तू अटपका चक चक चक। फिर अपने दांत पीसते हुए, इस सिस्टम की मैंने कितनी मेहनत करके खत्म किया, पर ये भी तेरी ही तरह चिकना घड़ा निकला जो कि साला शरीर से मर गया पर आत्मा से सबके दिमाग में कंट्रोल करके बैठा है। फिर अपने हाथ में लाल वाइन के गिलास पकड़े को पीछे मुड़कर वही फर्श पर फेंके हुए बोला, इसीलिए तो तू अभी तक जिंदा है, चेतावनी में यहां से और इस दुनिया से कब का बाहर निकल चुका होता है और तुझे खत्म कर चुका होता है। फिर जोर जोर से गुस्से में हंफते हुए और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला,
अगर तेरी उस कनी माँ ने इस उपन्यास की दुनिया में इतनी सारी पाबंदियां न लगाई होती तो अब तक मुझे वो सारी शक्ति मिल चुकी होती जो इस उपन्यास की दुनिया में है, और फिर सब मेरी मुट्ठी में होते, पर उस साली को मेरी मंशा पहले ही लग गई। फिर थोड़ा अफसोस होता है। और इसीलिए तो मुझे उसकी जान लेनी पड़ी, पर क्या करे, गलती भी तो उसी की थी, ना वो मुझे रोकती और ना वो मेरे हाथ मारती। पर क्या करे, अच्छे लोगों को दूसरों की भलाई करने का ज्यादा ही शौक चढ़ा रहता है। अब उससे समाज सेवा का ज्यादा ही सवार था, तो बस मैंने उसकी जान ले ली और कह दिया, लो समाज सेवा। फिर वो इंसान अपने दोनों हाथ फेल करके छत की तरफ देखते हुए पागलों की तरह हंसता है और 2-3 मिनट तक ऐसे हाय हंसता रहता है और फिर वापस सामान्य होकर किसी साइको की तरह व्यवहार करते हुए कहता है, पर तुम टेंशन मत लेना प्यारे निधन, में तुम्हें भी वही सीधा तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दूंगा। फिर कहीं खोए हुए अपनी आंखों में आंसू लाकर कहता है, उससे बहुत शौक था ना आम इंसान की जिंदगी जीने का, और आम इंसान के बच्चों को जन्म देने का, मतलब है उसने तुम्हारी शक्ति भी छीन ली। और वापस गुस्से में आकर कहता है, कितना कितना समझा था उससे कि तुम्हारी शक्ति मुझे दे दे, लेकिन उससे नहीं तो ये फालतू सी दुनिया बनानी थी। फिर वापस जल्दबाजी में कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ भी कहो, उसकी दुनिया बनाई है तो बहुत पावरफुल, भले ही अभी ये दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में है निधन, पर बहुत जल्दी ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी और मैं इस नई दुनिया से बाहर। इतना कहकर वो इंसान और जोर जोर से हंसता है। दूसरी तरफ एक आलीशान महल में जो हवा में उड़ रहा था वो एकदम सोने की तरह चमक रहा था। उसी महल के एक आलीशान कमरे में एक इंसान जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे और ऊपर से एक लाल रंग का ओवरकोट पहना था और अपने सर पर एक काले रंग की टोपी पहनी हुई थी। ये इंसान वही था जो हमें उस दिन कैफे में दिखा था। वो इंसान सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके सिगरेट के लंबे लंबे कष्ट ले रहा था कि तभी उसके हाथों में एक हंसी आ जाती है और वो जल्दबाजी में अपनी आंखें खोलकर अपने सामने बैठे हुए भेड़िए को देखते हुए कहते हैं, जैकी, लगता है तुम्हारे मास्टर के लिए सच तक इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हम, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। उसकी बात सुनकर उसके सामने बैठा वो भेड़िया इंसानी आवाज में कहता है, भेड़िया मास्टर, लगता है आप भूल रहे हैं कि राजा की मदद करने के लिए पहले से ही रानी की इस दुनिया में बुला लिया गया है और बहुत जल्दी ही उन दोनों को अपनी यादें वापस मिल जाएंगी। और खतरा केवल उन पर ही नहीं है बल्कि आप पर भी है, और अगर आप ऐसे बीच में इस उपन्यास में हस्तक्षेप करेंगे तो आपको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाएगा। वैसे भी आप यहाँ केवल इसी शर्त पर आए हैं कि जब तक समय नहीं आता तब तक आप उनकी मदद नहीं करेंगे। उस भेड़िए की बात पर वो आदमी अपना सर हिलाते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो जैकी। पार्टी हॉल में पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब लोग मिस्टर और मिस मेहरा को शुभकामनाएं देकर अपने अपने घर जा चुके थे। राही भी अपने डैड के साथ अपने घर के लिए निकल चुकी थी। हालांकि निधन राही से बात करना चाहता था, पर किसी न किसी के बीच में आ जाने की वजह से वो राही से बात ही नहीं कर पाया, इसलिए मजबूरन उससे भी राही से बिना मिले ही पार्टी से जाना पड़ा। दूसरी तरफ मल्होत्रा का जिक्र राही के कमरे में। राही जब से उस पार्टी से वापसी आई थी तब से निधन के बारे में ही सोचे जा रही थी कि क्या वही इंसान है जिसने उसकी जान बचाई थी। जब राही से ये सस्पेंस और नहीं सहा गया तो उसने थक हार कर सिस्टम को याद करते हुए कहा, राही, मिस्टर एस, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जिस इंसान के साथ पार्टी में बात कर रही थी क्या वो वही इंसान है जिसने मेरी जान बचाई थी, और क्या वही निधन अग्निहोत्री भी है? उसके इस सवाल पर सिस्टम कुछ देर तो शांत रहा और फिर शांति से बोला, सिस्टम, राही, वैसे तो मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं देता, पर चूंकि तुमने अपना मिशन पूरा किया है इसलिए मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे ही देता हूं। तो तुम्हारे सवालों का जवाब है हाँ, क्योंकि जिस इंसान के साथ तुम पार्टी हॉल में डांस कर रही थी वही में तुम्हारी नियति है। इतना कहकर सिस्टम फिर अपने मन में कहता है, फिर चाहे वो इस नॉवेल वर्ल्ड में हो या तुम्हारे रियल वर्ल्ड में होना तो तुम्हें आखिर उसी का है। सिस्टम की बात सुनकर गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, राही, भगवान का शुक्र है, आखिर मेरा मिशन पूरा हुआ। फिर वापिस सिस्टम की तरफ से फोकस करते हुए कहती है, खैर ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि अब मेरा अगला मिशन क्या है। उसकी बात सुनकर सिस्टम कहता है, सिस्टम, तुम्हारा अगला मिशन है कि तुम्हें कल गगन अग्निहोत्री की कंपनी में जाकर उससे तुम्हारी शादी रद्द करनी होगी, वो भी सबके सामने। इस बात पर राही चौंकते हुए कहती है, राही, लेकिन ये तो उसकी बेइज्जती होगी और फिर इतना सब हो जाने के बाद वो शांत कहेगा।
सिस्टम, हाँ तो तुम्हारा अगला मिशन उसकी बेइज्जती करना ही है। राही चौंकते हुए, क्या? फिर झल्लाते हुए, तुम हर बार मुझे इतने वाहियात मिशन देते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई अच्छा मिशन नहीं है? उसकी बात सुनकर सिस्टम उसी शांत भाव के साथ कहता है, सिस्टम, मेरा काम केवल तुम्हें मिशन बताना और बाकी चूज करना तुम्हारे हाथ में है कि क्या तुम घर वापस जाना चाहती हो या हमेशा के लिए यहीं रहकर जाना चाहती हो। सोच लो, चॉइस तुम्हारा है। इतना कहकर सिस्टम गायब हो जाता है। वही राही फ्रस्ट्रेट होकर बस सिस्टम को गाली देती रहती है। एक सीक्रेट रूम में हर्षवर्धन जी अपने सामने लगी एक जोड़ी की तस्वीर को देखते हुए मन ही मन कहते हैं, हर्षवर्धन जी 20 साल हो चुके हैं संपन्न और गौतमी। तुम दोनों को मैंने कहा नहीं ढूंढा, राही को मुझे सौंपने के बाद तुम लोग तो जैसे कहीं गायब ही हो गए हो। फिर थोड़े इमोशनल होते हुए, पता है गौतमी, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है, एकदम खूबसूरत। ऐसा नहीं है कि मुझे उसे अपनी बेटी कहने में या पालने में कोई उलझन हो रही है, मैं तो उसे अपनी बेटी जैसा ही प्यार करता हूं, पर थोड़ा सहम कर। लेकिन ये बात तो तुम भी जानते हो संपन्न की सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर उसे किसी गलत इंसान से उस सच के बारे में पता चले जो इतने सालों से हम सबके दिलों में कैद है, तो कयामत आ जाएगी। हर्षवर्धन जी ये सब बोल ही रहे हैं कि तभी प्रगति जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, प्रगति जी आप बिल्कुल ठीक से मत कहिए, हम जानते हैं कि हमारी राही भले ही नादान है पर बेवकूफ़ नहीं है, उससे अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और हमें यकीन है कि हमारी बच्ची सही को ही चुनेगी। प्रगति जी की इस बात पर हर्षवर्धन जी तस्वीर की तरफ देखते हुए ही अपना सर हाँ में हिला देते हैं। दूसरी तरफ अग्निहोत्री विला में निधान जब से पार्टी से वापस आया था तब से उसे केवल रही की याद आ रही थी, उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। वो अभी भी रही के ख्यालों में खोया सोफे पर लीन होकर बैठा ही हुआ था कि तभी उसके कानों में फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। तो वो अपने ख्यालों से बाहर आकर फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखता है, जिसे देखते ही उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। और वो अपने उसी डार्क ऑरा के साथ फोन पिक करता है तो सामने से किसी बुरे इंसान की सख्त आवाज आती है जो कह रहा था, निधान, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम गगन की कंपनी में निवेश करो। माना कि गगन बिजनेस में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन है तो तुम्हारा भतीजा ही। अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, कल आप गगन की कंपनी जाएंगे और उसकी कंपनी में निवेश करेंगे। बस यही हमारा आखिरी फैसला है और इससे आपको मानना ही होगा। वैसे भी गगन की कंपनी के साथ अब मल्होत्रा की कंपनी भी जुड़ने वाली है, जिससे आपको भी मुनाफा ही होगा। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है। वही मल्होत्रा कंपनी की गगन की कंपनी के साथ कॉपरेशन की बात सुनकर निधान का आभा और भी भयावह हो जाता है। निधान गुस्से में सोफे से उठकर अपना फोन फर्श पर पटकते हुए कहता है, निधान, मून हमेशा से मेरी थी और मेरी ही रहेगी, उसे मैं किसी का नहीं होना दूंगा। पहले भले ही मैं अपनी मून को मुझसे दूर जाने से नहीं बचा पाया, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होना दूंगा। उसकी शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी, फिर चाहे वो प्यार से हो या फिर जबरदस्ती। इतना कहकर निधन अपने बालों में हाथ फेरते हुए कुछ सोचने लगता है, जिसके बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक शैतानी मुस्कान तैरने लगती है। फिर निधान खुद से ही कहता है, गगन अग्निहोत्री आ रहा हूं मैं कल तुम्हारी कंपनी, लेकिन तुम्हें आबाद करने नहीं बर्बाद करने के लिए। इतना कहकर निधान के होठों पर एक खतरनाक शैतानी मुस्कान छा जाती है। हवा महल में वही लाल ओवरकोट वाला इंसान अपने सामने रखे एक नीला क्रिस्टल बॉल में निधन के रिएक्शन को देखते हुए अपने सामने बैठे जैकी से कहता है, अभी तो निधन को उसकी आधी से ज्यादा यादें याद भी नहीं है, तब भी वो रानी को लेकर अभी से इतना ज्यादा पोसेसिव है, और अगर उसकी यादें भी वापस आ गई तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए सही होगा। वैसे भी भले ही वो किसी और की बनाई हुई दुनिया में हो, तब भी हम उसकी यादों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। चूंकि इस दुनिया को बनाने वाली भी उसकी माँ ही थी, इस हिसाब से वो इस दुनिया का बेताज बादशाह हुआ। इसलिए हम चाह कर भी उसकी यादें नहीं बदल सकते हैं, बस यही शिकार कर सकते हैं कि उसकी यादें आने से पहले हमारा काम हो जाए। जैकी तसल्ली देते हुए, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चूंकि मिस्टर ने कोई नया टास्क दिया है जो कि किन के सामने ही होगा, जिसका गुस्सा जरूर काम हो जाएगा। जैकी की बात सुनकर वो लाल ओवरकोट वाला इंसान चुप ही रहता है, मानो जैकी की बात पर सहमति जा रही हो। दूसरी तरफ गगन की कंपनी घर पर अपने माता पिता से ये कहकर आई थी कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है, और चूंकि राही ज्यादातर अपने दोस्तों से मिलती रहती थी, इसलिए उनकी बात पर विश्वास भी हो गया और उन्होंने उसे जाने दिया। और वहां से निकलकर सीधे गगन की कंपनी आ गई अपना दूसरा मिशन पूरा करने।
जिस समय गगन की कंपनी आई थी उसके कुछ ही देर बाद निधन भी गगन की कंपनी आ गई थी उससे अपना बिजनेस डील कैंसिल करने। और चूंकि निधन को सब जानते हैं इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका और वो गगन से मिलने सीधे टॉप फ्लोर पर चला गया। इसलिए दोनों में से किसी ने एक दूसरे को नहीं देखा। राही कंपनी में आकर सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उसे गगन के ऑफिस की लोकेशन पूछती है। रिसेप्शनिस्ट पहले तो मुश्किल में पड़ जाती है लेकिन फिर राही का पहचानवा देखकर उसे लोकेशन बताती है पर साथ ही उसे पूछती है, रिसेप्शनिस्ट मैम आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर क्या है? उसकी बात सुनकर रही है ऐसे दिखावा करती है जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर उसके पास में ही है और वो उसे छिपा रही है। पर वो चुपके से अपनी आंखों के कोनों से लिफ्ट ढूंढती है और जब उससे लिफ्ट मिल जाती है और वो देखती है कि रिसेप्शनिस्ट व्यस्त है और आसपास कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है, तो वो सीधी लिफ्ट की लोकेशन और भागती है और इससे पहले कि रिसेप्शनिस्ट कुछ समझकर सुरक्षा गार्ड को बुलाती है, राही उससे पहले ही लिफ्ट में एंटर करके सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबा देती है। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर राही लिफ्ट से बाहर निकालकर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। और जब उसकी सांसें नॉर्मल होती है तो वो सीईओ केबिन ढूंढती है। उससे गगन का केबिन ढूंढने में ज्यादा समय लगता है नहीं लगता। राही जब गगन का केबिन ढूंढती है तो वो उसके केबिन के बाहर कुछ दूर खड़े होकर जोर जोर से गगन को सुनाते हुए चिल्लाने लगती है, राही तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास अपना मैरिज प्रपोजल भेजने की? मैंने तुम्हारे जितना गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा जो अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और के पास मैरिज प्रपोजल भेजता हो। तुम कमीने इंसान, बाहर निकालो। अगर मैंने तुम्हें मार मार कर तुम्हारी जान ना ले ली तो मेरा नाम भी रही मल्होत्रा नहीं। चुप कर क्यों बैठे हो, बाहर निकालो। गगन जो अपने केबिन में निधन को देखकर बहुत खुश हो गया था कि चूंकि उसे लगा कि निदान उसके साथ बिजनेस डील करने आया है, इसलिए वो निदान की तारीफों के पुल बांधने में लगा ही था कि तभी उससे बाहर से किसी लड़की की आवाज आती है जो उसके ही ऑफिस में आकर उसे ही सुन रही थी। और गगन ये कैसे बर्दाश्त करता है, इसलिए वो ऑफिस से बाहर निकल आया। निधान ने भी उस आवाज को पहचान लिया था पर आगे का तमाशा जारी रखने के लिए वो बाहर नहीं आया। गगन जब ऑफिस से बाहर आया तो वो राही की खूबसूरती देखकर हमें ही खो गया, पर फिर राही की कही हुई बातों को याद कर वापस होश में आते हुए बोला, गगन मिस आप कौन है और मेरे ही ऑफिस में आकर आप मेरी बेइज्जती कर रही है? इससे पहले कि गगन अपनी बात पूरी करती रही जो गगन को देखकर पहले ही आग बबूला हो गई थी, वो कहती है, राही वाह, तो अब आप मेरे ही यहाँ शादी का प्रस्ताव भेजकर मुझे ही भूल गए। आप तो कमाल है मिस्टर गगन अग्निहोत्री, आपकी हिम्मत कैसी हुई किसी और के साथ रिलेशनशिप में होते हुए मेरे यहाँ शादी प्रपोजल भेजने की? गगन जो अब तक राही की बात सुनकर खुद भी गुस्से में आ चुका था, वो अपने सुरक्षा गार्ड को आवाज लगाते हुए कहते हैं, गगन गार्ड, इसके अंदर किसने आने दिया, बाहर निकाला इसे। उसके चिल्लाने पर दो सुरक्षा गार्ड अंदर आते हैं और राही को देखकर गगन से जल्दी से सॉरी कहकर राही को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं, जिसे देख राही मन ही मन कहती है, राही ओह भगवान, लगता है मेरा पासा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया है। लगता है मेरी पहचान का असर तो इस पर होने वाला नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। राही अभी अपनी ही उधेड़बुन में होती है कि तभी सामने किसी को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है।